हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट मूवमेंट के बारे में, जिसको हम छात्र आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो छात्र आंदोलन का क्या इतिहास था और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और कौन कौन से महत्वपूर्ण छात्र आंदोलन आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भारत के अंदर देखने को मिले, तो सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो अगर आप देखेंगे तो मनुष्य और समाज, ह्यूमन और सोसाइटी, दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। बिना समाज के कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता है और इसी तरीके से अगर ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं होंगे तो समाज भी नहीं होगा। तो समाज और मनुष्य एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लेकिन समाज का सबसे इम्पॉर्टेंट अंग की हम बात करें, इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की बात करें, तो वो है स्टूडेंट्स, वो है यूथ, नौजवान। तो नौजवान सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट कड़ी माने जाते हैं किसी भी समाज की, क्योंकि जो जितने भी नौजवान होते हैं वो ऊर्जा से भरपूर होते हैं और उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि समाज के अंदर या जो व्यवस्था चल रही है उसके अंदर कोई भी कमी हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, या कोई भी बदलाव लाने के लिए छात्र हमेशा आगे बढ़ के तैयार रहते हैं और समाज में बदलाव लाने के लिए पूरे जोर शोर से कोई भी आंदोलन करने को तैयार रहते हैं। तो इसीलिए हम देखें तो छात्र जो है या नौजवान जो है किसी भी देश की या समाज की रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं को जो है देश का भविष्य के तौर पर देखा जाता है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो छात्र आंदोलन का जो इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है और लगभग 200 साल पुराना इसका इतिहास जाता है। तो अगर हम सबसे पहले छात्र आंदोलन की बात करें तो वो 1920 में जो है 1920 के टाइम पे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो कि लाहौर के अंदर था उसमें देखने को मिला, जहाँ के जो उनके जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि जो प्रशासन थे वो अंग्रेज़ और जो इंडियंस के जो स्टूडेंट्स थे उनके बीच में भेदभाव करते थे। तो सबसे पहला देखने को मिला। और इसके बाद तो चाहे जितने भी आंदोलन हो, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, उसमें छात्र आंदोलन की भूमिका सबसे ज़्यादा देखी जाती है। चाहे वो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, सबके अंदर छात्रों की भूमिका बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे आज़ाद भारत के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट छात्र आंदोलन की, जिसमें सबसे पहला नाम आता है नवनिर्माण आंदोलन, जो कि 20 दिसंबर 1974 के अंदर गुजरात में देखने को मिला। क्या था इस आंदोलन के अंदर, आपको बताते हैं। इस आंदोलन के अंदर बेसिकली गुजरात यूनिवर्सिटी के छात्रों के द्वारा ये आंदोलन किया गया, क्योंकि गुजरात यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने हॉस्टल और जो खाने के प्राइस थे वो 20% तक बढ़ा दिए थे। और इसी हाइक के जो प्राइस हाइक किया गया था, इसी के खिलाफ जो स्टूडेंट थे उन्होंने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये आंदोलन जो है पूरे राज्य के अंदर फैल गया। और इस आंदोलन को रोकने के लिए कई बार स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्टर्स थे और पुलिस थे उनके बीच में झड़प देखने को मिली, वायलेंट क्लैशेस देखने को मिले। और अंत में इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर चिमन भाई पटेल को इस आंदोलन के दबाव में आकर अपना इस्तीफा देना पड़ा। तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था नवनिर्माण आंदोलन का। अब हम बात करते हैं बिहार स्टूडेंट मूवमेंट की। तो छात्र आंदोलन के इतिहास में इस आंदोलन का भी इम्पोर्टेंट नाम माना जाता है। 1974 में बिहार के अंदर ये आंदोलन देखने को मिला। छात्र संघर्ष समिति, मतलब उनका स्टूडेंट यूनियन था, वो इस आंदोलन को कर रहा था। पटना यूनिवर्सिटी के अंदर इस आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन के अंदर क्या था आपको बताते हैं। बेसिकली बिहार राज्य के अंदर भ्रष्टाचार और जो है परिवारवाद, चुनावी सुधार, महंगाई, इन सभी चीज़ों के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे थे और उस वक्त बड़े लेवल पर यह आंदोलन देखने को मिला। अगर मैं आपको उस वक्त के जो छात्र नेता थे उनके नाम बताता हूँ, जिसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम माना जाता है लालू प्रसाद यादव का, नीतीश कुमार का और इसके अलावा मुलायम सिंह यादव का, जो आगे चल के अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बने। तो काफ़ी बड़े स्तर पर था। और आंदोलन को लीड कौन कर रहा था? बहुत ही दिग्गज नेता थे उस वक्त के, जयप्रकाश नारायण। वो इस छात्र आंदोलन को लीड कर रहे थे और ये छात्र आंदोलन पूरी तरीके से एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं असम एजिटेशन की। तो ये मूवमेंट भी काफ़ी बड़ा देखने को मिला। तो इस मूवमेंट के अंदर क्या था, आसू लीडर्स, आसू मतलब ऑल स्टूडेंट असम यूनियन के लीडर्स थे, वो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। इस आंदोलन का मसला क्या था आपको बताते हैं। दरअसल असम के अंदर 1971 की वॉर के बाद बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स थे, गैर कानूनी प्रवासी थे जो बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करके असम के अंदर आ गए थे। तो असम की आइडेंटिटी को बचाने के लिए, उनके अधिकारों को बचाने के लिए, उनकी पहचान को बचाने के लिए, जो वहाँ के असम के ओरिजिनल पीपल हैं, इसके लिए आंदोलन किया गया। और इसकी मांग यही थी कि जितने भी बाहरी लोग असम के अंदर घुसे हैं उन सब की पहचान करके उनको वापस भेजा जाए। लंबे टाइम तक ये आंदोलन चलता रहा, वायलेंट और नॉन वायलेंट क्लैशेस दोनों देखने को मिले इसके अंदर, और फाइनली बहुत बड़ा इम्पैक्ट निकला। 1985 के अंदर देश के प्रधानमंत्री को इसके अंदर इंटरवीन करना पड़ा, और 1985 के अंदर आसू लीडर्स के बीच में और प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बीच में एक समझौता हुआ जिसको हम लोग असम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से जो आंदोलन लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा था वो ख़त्म हुआ। और इसके बारे में एक बात आपको और भी बताएं, जो उस वक्त इस आंदोलन को लीड कर रहे थे छात्र, स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट लीडर थे स्टूडेंट्स, इनका नाम था प्रफुल्ल महंत, जो आगे चल के असम गण परिषद के अध्यक्ष बने और 35 साल की उम्र में ही 1985 के अंदर असम के मुख्यमंत्री भी बन गए। अब हम बात करते हैं सबसे बड़े छात्र आंदोलन के बारे में, जिसको हम जानते हैं एंटी मंडल एजिटेशन। और ये जो आंदोलन था 1990 में किया गया। अब सबसे पहले समझिए कि उसमें हुआ क्या। सरकार ने दरअसल मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया, और मंडल कमीशन की सिफारिश थी कि 27% रिजर्वेशन कर देना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस का, किसके अंदर, एक तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। तो जैसे ही ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, इसका आंदोलन मतलब बहुत एग्रेसिवली इसके खिलाफ आंदोलन देखने को मिला। सबसे पहले इसकी शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर हुई, और धीरे धीरे ये आंदोलन जो है पूरे देश के जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थे और जितने भी यूनिवर्सिटीज़ थी, उन सब में देखने को मिला। और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली आंदोलन हो रहा था, और बहुत सारे नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट भी इसके अंदर देखने को मिले। पूरे देश में आंदोलन फैला हुआ था मंडल कमीशन के खिलाफ और ये जो रिजर्वेशन था उसके खिलाफ। हालांकि रिजर्वेशन तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन इसका एक बड़ा इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिला। उस वक्त की जो सरकार थी, वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, उनको इस आंदोलन के दबाव में आकर अपना इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो एक प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ रहा है छात्र आंदोलन के दबाव में आकर, तो इससे आप इसकी इम्पोर्टेंस जान सकते हैं कि स्टूडेंट यूनियन की या स्टूडेंट की जितने भी आंदोलन थे उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। लास्ट में बात करते हैं इसके ओवरव्यू की। तो कंक्लूजन की हम बात करें तो इन सभी आंदोलन से हमें एक बात समझ में आई है कि भारत के इतिहास के अंदर आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी समाज के अंदर या भारतीय समाज और भारतीय राजनीति के ऊपर छात्र आंदोलन का बहुत ही गहरा प्रभाव है, और समाज को बदलने में छात्रों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है। और इसके अलावा एक बात और भी समझी कि छात्र आंदोलन को कोई भी सरकार बाय फोर्स मतलब हिंसा से तो नहीं दबा सकती, तो इसको सबसे बेहतर तरीका से डील करने का है कि आप इनसे नेगोशिएट कीजिए, बातचीत कीजिए, और जो भी इनके मसले हैं, जो भी इनकी समस्या हैं, उनका हल निकालकर छात्र आंदोलन को शांत किया जाए। और ये छात्र आंदोलन कितने बड़े लेवल पर होते हैं ये तो हम देख ही लिया, चाहे सत्ता कितनी बड़ी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, किसी को भी इनके खिलाफ झुकना पड़ सकता है। तो ये पूरा आंदोलन था, पूरा टॉपिक था, मैंने आपको डिटेल में आसान भाषा में समझाया। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।